जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम। आप जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं तो हो सकता है आप सिर्फ पेट्रोल नहीं खरीद रहे हैं, आप पेट्रोल के साथ एथनॉल भी यूज कर रहे हैं। और ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। इंडिया में एथनॉल ब्लेंडिंग 2013-14 में 1.5% से कम थी। आज इंडिया जो है वो 20% एथनॉल ब्लेंडिंग E20 के लेवल तक पहुंच चुका है। गवर्नमेंट के लेटेस्ट जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 2025-26 में एवरेज ब्लेंडिंग 20% अचीव कर गई और इथेनॉल प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी उसकी 2014 के अराउंड जो है वो 421 करोड़ लीटर से बढ़कर 2026 में लगभग 2000 करोड़ लीटर्स तक पहुंच चुकी है। ये पूरी जो इंडस्ट्री जिस तरह से एक डेवलप हो गई है और इथेनॉल और इथेनॉल पॉलिसी पे काफी जिस तरह से सवाल रहे तो उसको कुछ सवाल ये हैं कि व्हाट इज इथेनॉल, ये इंडस्ट्री कैसे और कैसे ये पूरा पेट्रोल को रिप्लेसमेंट है। बहुत सारे इससे जुड़े हुए सवाल हैं। क्या इससे इंडिया का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है, फार्मर्स को क्या फायदा होगा। बहुत सारे सवाल हैं तो उसको डिटेल से थोड़ा समझेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हमारे सुमीत मेहता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अम्बर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, बहुत धन्यवाद। सुमित जी, थोड़ा सिंपल भाषा में, क्योंकि इथनॉल पे काफी समय से बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत सारे सवाल हैं, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी हैं, बट थोड़ा सिंपल भाषा में आज हम इसको समझेंगे कि इथनॉल आखिर है क्या, कैसे ये इंडस्ट्री 2014 से 26 तक इतनी बड़ी हो गई। अ, विस्तार से मैं आपसे समझूंगी। अम्बर जी, इथेनॉल एक केमिकल डेरिवेटिव है जो शुगर्स को, कोई भी शुगर हो, मैं इसलिए अपने यहाँ वो शुगर केन के मोलासेस से चालू हुआ। शुगर्स को फर्मेंट करके, उसको हीट करके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। आई विल नॉट गेट इनटू केमिस्ट्री बिकॉज दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट आल्सो। लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, दैट टर्न्स इनटू अ फ्यूल। ओके, वो फ्यूल के साथ इट आल्सो बिकम्स अ डिसइंफेक्टेंट। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे कि यू कन्वर्ट शुगर्स बाय फर्मेंटिंग, उसको आप फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। और इथेनॉल बोलो या मिथेनॉल, मेथेनॉल बोलो, मेथेनॉल वो होता है जो देसी दारू अपनी जो होती है उसके अंदर मेथेनॉल होता है। गलती से अगर मैन्युफैक्चरिंग में गलती होगी तो मेथेनॉल बनता है, जिसके कारण जो शराब में जो पॉइजनिंग हो जाती है, जो गुजरात में एक जमाने में बहुत होता था, वो वो प्रोसेस से होता है। सो दिस इज ऑल्सो एल्कोहल। अगर इथेनॉल भी आप थोड़े प्रमाण में लोगे तो उससे नशा भी चढ़ता है। तो दिस इज अ शुगर विच इज फर्मेंटेड, लाइक ग्रेप हो या फिर पोटैटो हो, या तो फिर हमारी रम जो है, रम इज ऑल्सो टाइप ऑफ, इट हैज अ पोर्शन ऑफ इथेनॉल इन इट। तो this is used as a fuel alternative to fuel, the fossil fuel। फॉसिल फ्यूल यानी जो फ्यूल आप बनाते हैं कच्चा तेल निकाल के उसको प्रोसेस करके, पेट्रोल डीजल वो जो होता है दैट इज फॉसिल फ्यूल। और उसके बदले आप अल्टरनेटिव में बायोफ्यूल्स होता है। तो बायोफ्यूल्स में इथेनॉल इज वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर सकते हैं टू जनरेट पावर टू फ्यूल द व्हीकल्स। अब ये इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टू थिंग्स। वन इज बाय ग्रेन, यानी आप मक्का हो, चावल हो या फिर गेहूं हो, नॉर्मली उसके जो टुकड़े होते हैं उसका यूज होता है, गेहूं और चावल का। और या तो फिर आप मोलासेस से आप इथेनॉल बना सकते हैं। दूसरे बायोफ्यूल्स में आप जत्रोपा से भी बना सकते हैं, लेकिन जत्रोपा का भारत में 2005 से 6 से इस पे रिसर्च हो रहा था, काम हो रहा था, लेकिन इट फेल्ड। ऑफ कोर्स आई डोंट नो द रीजंस, शायद गवर्नमेंट से उतना पुश भी नहीं आया। लेकिन हम दूसरा एक एंगल देखें तो इथेनॉल का जो पावर होता है, यानी जो फ्यूल का पावर होता है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। यानी 1 लीटर इथेनॉल जब जलाते हैं तो जितना पावर जनरेट होता है वो पेट्रोल से रफली 30% कम होता है। सो इट इज नॉट एज पावरफुल अ फ्यूल लाइक पेट्रोल। लेकिन हमारे यहाँ पहले वो मैंडेट किया था कि हम लोग वो यूज करेंगे, हम लोग को ब्लेंड करके वील यूज इट सो दैट हमारा डिपेंडेंसी कम हो। ऑफ कोर्स फोकस 2014 के बाद ज्यादा आया कि पेट्रोल के साथ वो ब्लेंड करके यूज करते जाएंगे। और दैट इज हाउ द होल प्रोसेस स्टार्टेड। गवर्नमेंट के अंदर रिपोर्ट्स गए थे, उसके अंदर काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, फ्रॉम बोथ अपोजिशन एज वेल एज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। और उन लोग ने वो फाइनली पॉलिसी इंप्लीमेंट करी कि हम लोग को E10 और E20 तक जाएंगे।
So this is how the whole process of ethanol has been. Ethanol as a fuel is not as potent, यानी इतना पावरफुल फ्यूल नहीं जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर आपको आपके इंपोर्ट बिल को थोड़ा कम करना हो तो टू दैट एक्सटेंट आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास बहुत लैंड हो, बहुत वाटर हो, क्योंकि अगर शुगर केन से बनता है तो उसके अंदर बहुत पानी की जरूरत होती है। आप चावल से बनाएंगे या गेहूं से बनाएंगे, वापिस बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। और अभी अगेंस्ट इंडिया ने दैट, शुगर शुगर इंपोर्ट भी सॉरी, किया है। अभी शुगर लेटली का इंडिया ने इंपोर्ट शुगर है। इंपोर्ट। तो शुगर का इंपोर्ट है एक्चुअली। अपने यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो जो प्रोपागेंडा हुआ है कि शुगर के भाव बढ़े हैं क्योंकि इथेनॉल में डाइवर्ट हुआ है, यस टू लार्ज एक्सटेंट अपने यहाँ सबसे पहले तो लोगों को इसके बारे में गलतफहमी जाता है। हमारे यहाँ जो इथेनॉल बन रहा है वो मोलासेस से बनता है, यानी शुगर जैगरी के लिए जो निकलता है उसके बाद में जो बचता है वो मोलासेस होता है। मोलासेस का ज्यादा इस्तेमाल इवन रम बनाने में होता है, जैसे ओल्ड मंक रम और वो सब है, उसके अंदर मोलासेस यूज होते हैं। ओके, तो उसके बदले उसका डाइवर्शन किया है टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल। बीच में देयर वाज अ प्लान बाय द गवर्नमेंट का प्लान था कि हम सीधा शुगर केन जूस को ही इथेनॉल के लिए ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होगा। अगर वो होता, और अभी जो एलिगेशन है तो समझ में आता है कि शुगर की शॉर्टेज हुई है क्योंकि पूरा जो शुगर केन का जूस है वो जा रहा है इथेनॉल बनाने में, जो कि गलत है। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो शुगर केन बेस्ड इथेनॉल कैपेसिटी जो है, जैसे आपने बताया 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है भारत में अभी, उसके सामने अभी टोटल प्रोडक्शन रफली 1100 करोड़ लीटर का ही हो रहा है, यानी वी आर ऑपरेटिंग एट 55% कैपेसिटी। यहाँ से हम दूसरा 9000 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं, अपने पास उतनी कैपेसिटी पड़ी है। और अगर आप कैपेसिटी का ब्रेकअप देखें तो ब्रेकअप में से रफली 2/3 1/3 यानी 2/3 इज ग्रेन बेस्ड और 1/3 इज शुगर बेस्ड यानी मोलासेस बेस्ड। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि शुगर के भाव बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इथेनॉल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी लॉजिक इन इट, दैट इज मोर पॉलिटिकल देन फैक्चुअल। दूसरा इसके अंदर है, अगर आप देखेंगे तो बड़े इन्वेस्टमेंट जो हुए, जैसे 400 करोड़ लीटर जितना इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हुआ है, दूसरा रफली 330 करोड़ लीटर जितना उत्तर प्रदेश में हुआ है, 270 करोड़ लीटर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है कर्नाटक में, और पूरे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और सब पकड़ा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और वो, तो रफली 500 करोड़ लीटर का कैपेसिटी बिल्टअप हुआ है। उसमें भी सबसे ज्यादा अभी जो फोकस में आया है दैट इज मेज। मक्के से उन लोग इथेनॉल बनाते हैं। उसके दो तीन रीजन है। एक तो मक्का जल्दी से बनता है, यानी 3 महीने की साइकिल है मक्का की, तो आपका जमीन पे आप जल्दी से बना सकते हैं और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, मक्का में पानी कम लगता है कंपेयर टू राइस और व्हीट। तो ये कारण से लास्ट कुछ सालों में मक्का के तरफ ज्यादा फोकस आया है, जिसके कारण राजस्थान में, एमपी में और वो सब जगह पे ज्यादा, हरियाणा में इन्वेस्टमेंट हुए हैं इन इथेनॉल फैक्ट्रीज। तो दिस इज द ओवरऑल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर राइट नाउ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शुगर के भाव इथेनॉल के कारण बढ़े। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है भारत ने शुगर इंपोर्ट किया तो कि इथेनॉल की वजह से ये सब हो रहा है, भारत ने डिकेड्स में शुगर इंपोर्ट करना पड़ गया, तो पॉलिटिसाइजेशन इस पे ज्यादा होने के लिए हमें मिला है। लेकिन जो इथेनॉल पॉलिसी है और उसको आपको लेकर जो ऑफ कोर्स पॉलिटिसाइजेशन जो है, यहाँ पर वो एक सवाल भी निकल कर आता है। तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसी को लेकर सवाल होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है वो पॉलिसी, कितनी फीजिबल है, क्या उसके हमें रिजल्ट नजर आएंगे, आप कैसे देखते हैं? सी, मैं इथेनॉल पॉलिसी का ऑन द लार्जर लेवल में सपोर्ट करता हूँ। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो भारत सरकार ने बहुत हड़बड़ी में, बिना सोचे, बिना स्ट्रेटेजिकली प्लान किए और लोगों को कुछ ऑफर दिए बिना उन्होंने, और लोगों के साथ एंगेजमेंट, इंडस्ट्री के साथ एंगेजमेंट किए बिना उन्होंने पूरी इम्प्लीमेंट की। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे ब्राजील में आज इवन भारत सरकार के लोगों ने भी बोला कि ब्राजील में है, बीजेपी के सपोर्टर्स ने भी बोला कि ब्राजील में भी इथेनॉल चल रहा है।
इथेनॉल की पॉलिसी हुआ 1973 में, जो ऑयल शॉक आया उसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्योंकि ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों इथेनॉल से ना बनाए, ओके, इथेनॉल से हम लोग क्यों अपनी गाड़ियां ना चलाएं। तो वहां से इथेनॉल की पॉलिसी का प्लानिंग 1975 में चालू हुआ। उसके बाद में पहला रोल आउट 1978 में हुआ, और तब वो E5 पे था। E5 से E20 और E30 लाने के लिए उसको 30 साल लगे। यानी आप सोचिए कि कितना स्लोली उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके अंदर और एक एस्पेक्ट आ जाता है कि उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कंज्यूमर्स हो, ऑटो इंडस्ट्री है, केन इंडस्ट्री है वहां की, यानी फार्मिंग इंडस्ट्री, वो सबको भी साथ में लेके चले थे। ओके, इट वाज नॉट के उन लोगों ने ऐसे ही किया कि हमने आज सोचा है कल से हर एक पेट्रोल पंप पे E20 मिलने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं था। वहां उन लोग ने प्योर पेट्रोल भी ऑफर किया, ब्लेंड्स अलग अलग लेवल के ऑफर किए। फिर धीरे धीरे एक समय आया जब वहां उन लोग ने 100% और 80% वाला फ्यूल भी ऑफर करने लगे थे मार्केट में। लेकिन उसके कारण वहां प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहां जो प्रोडक्शन था वो सीधा शुगर केन को उन लोग ने डाल दिया था इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी हमारे यहाँ मोलासेस से होता है, यानी शक्कर के लिए शुगर केन निकला, उसका प्रोसेसिंग हुआ, जो बचा उससे फिर हम लोग इथेनॉल बनाते हैं। वहां सीधा शुगर केन का जूस ही इथेनॉल के लिए जा रहा था। वहां उसके बाद में एक समय आया, दो चीजें एक साथ हुई। एक, ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इन टर्न पेट्रोल के प्राइसेस गिरने लगे। दूसरा, वहां शुगर की ग्लोबल शॉर्टेज हो गई, तो उन लोगों को भी वहां शॉर्टेज हो रही थी। प्लस ऑफकोर्स डिमांड बढ़ते जाता है, बिकॉज इकोनॉमी बढ़ती है तो आपका डिमांड फॉर फ्यूल बढ़ता ही है, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा चलेगी, सब कुछ ज्यादा चलेगा, तो उसमें आपको फ्यूल ज्यादा ही लगना है। तो वहां शुगर की शॉर्टेज हो गई थी। प्लस क्रूड ऑयल और इंटरन पेट्रोल सस्ता मिलने लगा था। तो उन लोग में जो E100 E85 तक गए थे, दे मेड इट कम बैक टू E30 लेवल्स। और वहां से बाद में उन लोग ने धीरे धीरे चालू किया, और देन अगेन इट टुक अ ग्रेजुअल शिफ्ट। उसके बाद में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लाए उन लोग ने, जिसको FFV बोलते हैं, कि जिसके अंदर मल्टीपल ब्लेंड्स एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं विद इन अ पर्टिकुलर टॉलरेंस लेवल्स। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, उन लोग ने ट्रायल एंड एरर से धीरे 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 उन लोग ने आगे किया। उन लोग को बैक स्टेप भी लेना पड़ा, जैसे E85 E100 से देट टू गो बैक टू E30। ओके, दिस हैपेंड इन अराउंड 80s एंड अर्ली 90s। तो ये भी हुआ है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटेशन वहां हुआ था, जो हमारे यहाँ हम लोग ने कैलिब्रेटेड मैनर में नहीं किया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा इसके अंदर हुआ है कि वहां उन लोगों ने कंज्यूमर्स को इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज दिए, टैक्स बेनिफिट्स दिए, कि आप अगर एक बायोफ्यूल वाली गाड़ी, यानी इथेनॉल वाली E20 E30 वाली आप गाड़ी खरीदोगे तो आपको उस पर टैक्स कम लगेगा, आपको उसके अंदर सब्सिडीज मिलेगी। जैसे आज भारत सरकार आपको अगर सोलर पैनल लगाना है घर के ऊपर, तो आपको उसके लिए आपको सब्सिडी मिलती है, आपको सस्ते लोन मिलते हैं, आपको सबवेंशन स्कीम मिलता है। तो वो सब ऑफर कर रहे थे, जिससे कि एक इंसेंटिव रहे बंदे के लिए कि मैं एक इथेनॉल फ्यूल वाली गाड़ी खरीदूं, ओके, कंपेयर टू अ नॉर्मल कार। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने इथेनॉल बेस्ड फ्यूल का भाव भी कम रखा। हमारे यहाँ वो भी एक डिफरेंस आया। इथेनॉल के प्राइसेस, जो गाड़ी के फ्यूल के प्राइसेस थे, वो भी बहुत हाई थे। ऊपर से हम लोग ने एंगेजमेंट नहीं किया था, हमने कोई इंसेंटिव नहीं ऑफर किया था लोगों को। व्हाई शुड पर्सन बाय? अगर आपका 30% माइलेज कम होता है, आपकी गाड़ी के अंदर नुकसान हो रहा है, ऊपर से आप एकदम हाईएस्ट प्राइस दे रहे हैं गाड़ी के पेट्रोल के लिए, ब्लेंडेड वो भी, तो ऑफकोर्स काफी अपोजिशन आएगा, जो कि हमने देखा सोशल मीडिया पे। तो ये उन्होंने वो सोच के इस तरह से उन्होंने किया था। उन लोग ने इवन इंडस्ट्री के साथ काफी एंगेजमेंट रखा था। वॉक्सवैगन और वो सब ने जब निकाला, उसके पहले उनसे बातचीत होती थी, उनसे डिस्कशन होता था, वो पूरा ट्रायल और वो सब होता था, जिससे कि वो स्लो फेज में हो। आज अपने यहाँ जिस तरह से आप देखेंगे, तो उसके अंदर फटाक से गाड़ी नहीं आ गई, ब्लेंड का, पुरानी गाड़ियां चला, यू डिड नॉट हैव ऑप्शन, आपको बलजबरी वही पेट्रोल लेना पड़ता था ब्लेंडेड, जिससे गाड़ियों का नुकसान भी हुआ। भले बाद में आप जानते हैं सब जगह से स्टेटमेंट्स आए, इन्फ्लुएंसर्स ने बात की, अगेंस्ट में भी बात की है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी, ये गाड़ी को नुकसान हो रहा था।
और उसके बारे में कभी भी एंगेजमेंट करके कि ये आप चेंज करो, ये चेंज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम हो। जैसे भारत सरकार ने जब एलईडी लाइट्स प्रमोट करने का काम चालू किया सो दैट बिजली कम इस्तेमाल हो, तो उसके लिए पूरा एक प्रोग्राम किया गया था। वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हुआ कि आप गाड़ी में आपका इंजन का जो चेंजेस है वो आप करा लो, वील गिव अ सब्सिडी ऑन दैट। वो सब जो करना चाहिए था वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो वहां एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, गैप आ गया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो एंथुजियाज्म था उसमें प्रोज एंड कॉन्स जो नेगेटिव्स है उसको कैसे कवर अप करे, उसको कैसे सॉल्व करे, प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं उसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी हम लोग ने देखी है। तो जी, ओवरऑल हम देखें मतलब तो ये तो वही हो ब्राजील गया में कि जो भारत ने E20 टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन जो हमारे व्हीकल्स थे वो उसके लिए E20 रेडी थे नहीं, यस बेसिकली ये गैप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। जी, तो इसके अंदर अब करना चाहिए, मुझे लगता है भारत सरकार ने बहुत ही स्ट्रांग एंगेजमेंट रखना चाहिए, ऑयल कंपनीज, उसके बाद में इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, जी, कंज्यूमर्स, वो सबके बीच में एक एंगेजमेंट कुछ करना चाहिए, उनके साथ बातचीत। आप यानी मैं बोलता हूँ ये करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फटाफट 5 साल में आप इम्प्लीमेंट करके बताएंगे कि देखिए अब हम E20 करने लग गए। नहीं, आप ऐसे मत करो। अब धीरे धीरे 20 साल लगने दो ना, 25 साल लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म, वैसे भी हम लोग देखें तो आज के तारीख में हम बहुत सारा इंपोर्ट तो आज भी कर रहे हैं, जो एक जमाने में हम अरहर दाल है, दूसरी दालें हैं, चना दाल, जो हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसके बदले वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अफ्रीका, वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे भी हमारा फूड के बारे में भी अपना डिपेंडेंस बढ़ ही गया, कॉटन का भी अब इंपोर्ट होने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का टोटल इंपोर्ट डाउन ही हो गया है, बंद ही हो गया, एकदम कम हुआ है। $300 बिलियन का अपना डेफिसिट चल रहा है। 300 बिलियन यानी 30,000 करोड़ डॉलर, यानी मोटा मोटी 30 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों का डेफिसिट चल रहा है, यानी इंपोर्ट हमारी 30 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है एक्सपोर्ट से। तो उसके अंदर अगर हम थोड़ा स्लो इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और बात जो फूड सिक्योरिटी और इथनॉल प्रोडक्शन उसको लेकर अक्सर होती है, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट आती है, अभी शुगर के उसको लेकर भी हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जो फूड सिक्योरिटी और इथनॉल प्रोडक्शन है उसके बीच में गवर्नमेंट को एक मतलब क्या रेड लाइन है, साथ ही जो इथनॉल के लिए जो शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ाने से जो वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर भी तो आएगा? यस, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और अगर आप थोड़ा दोहराएं तो गवर्नमेंट ने इसके शुगर केन जूस से डायरेक्टली इथेनॉल बनाने का प्रोसेस को क्लियरेंस नहीं दिया। इंडस्ट्री को वो चाहिए था क्योंकि इंडस्ट्री को उससे फायदा होता, लेकिन दूसरा था कि लोगों को भी तो शक्कर देनी है, तो शक्कर का प्रोडक्शन, गुड़ का प्रोडक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए। दैट इज वाई गवर्नमेंट डिड नॉट डू इट। लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम ये है, जिस तरह से अभी स्कैम्स आए कि चावल, अच्छे वाले चावल रीरूट हो गए, वो बिके, टुकड़ा और चावल खरीदा, उसे इथेनॉल बनाया, ये वो सब जो गड़बड़ी हुई है, वो सब के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड उसके ये गवर्नमेंट सिस्टम में ये होना ही है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, इतने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। चाणक्य ने भी कहा था कि करप्शन रोक नहीं सकेंगे, जितना कोशिश करे तो उसको कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए डर बिठाया जाए, उतना ही किया जा सकता है। ओवर एंड अबाउट दैट, दूसरा पॉइंट है, आपने जो वाटर स्ट्रेस स्टेट्स की बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन में भी वाटर की जाता है, प्लस कल्टीवेशन में। आज अगर चावल से हम, अच्छे वाले चावल से इथेनॉल बनाए तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। गवर्नमेंट ने उसके बारे में भी सोच के इसलिए ज्यादा फोकस मक्का पे दिया है, कि मक्का एक तो कम पानी लेता है कंपेयर टू चावल, और दूसरी चीज है कि वो प्रोडक्शन साइकिल फास्ट है, तो उसके कारण हम ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं, क्योंकि हमें साल भर के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई मिलते रहेगा 4 क्रॉपिंग साइकिल से। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि शुगर केन जो है दैट इज वाटर इंटेंसिव। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो रीजन में बन रहा है, सी उत्तर प्रदेश में वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के एरिया में, जहाँ गंगा और यमुना का पानी है, वो एरिया में वेस्टर्न यूपी में बनता है। तो वहां तो गंगा नदी का पानी, यमुना नदी का पानी ही इनफ होता है उनको बनने के लिए, शुगर केन कल्टीवेशन के लिए। अगर आप कर्नाटक और तमिलनाडु देखें तो वहाँ कावेरी रिवर का जो पूरा बैंक से फ्लड प्लेन से
वो वहां बनता है, तो वहां भी काफी पानी का अवेलेबिलिटी है। महाराष्ट्र में कोयना डैम ही है जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर केन इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। और मराठवाड़ा एक्चुअली तो पानी का शॉर्टेज है, फिर भी वहां शुगर केन बनाया जा रहा है। विदर्भ में पानी का शॉर्टेज है, फिर भी वहां शुगर केन बनाया जा रहा है। तो ये पूरा एक शुगर लॉबी जो महाराष्ट्र में, ऐसे भी आप देखेंगे तो शुगर लॉबी बहुत स्ट्रांग है। शुगर लॉबी ने गवर्नमेंट्स डिसाइड किए, चीफ मिनिस्टर्स डिसाइड किए, दूसरे मिनिस्टर्स डिसाइड किए हैं, और उनके पास उतना इन्फ्लुएंस है कि उन लोग आजू बाजू के एरिया का वोटिंग पैटर्न भी बदल सकते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि 400 करोड़ लीटर जितना इन्वेस्टमेंट तो महाराष्ट्र में हुआ है सबसे ज्यादा, यानी 20% कैपेसिटी तो महाराष्ट्र में है। तो वहां होना चाहिए, लेकिन क्या है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतने हाई है कि उसके अंदर उन लोगों को कुछ हम कर नहीं पाएंगे एक्चुअली बोले तो। और दूसरा एंगल हम फार्मर्स का एंगल लेके, तो फार्मर्स को आई डोंट नो कि कितना एमएसपी बढ़ा है उसके बाद में, और कितना बेनिफिट पास ऑन हुआ है। आज एक्चुअली हम बोले तो क्रूड ऑयल का भाव भारत में गिरा, विश्व भर में गिरा है, फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल का भाव कम नहीं हुआ, डीजल का भाव कम नहीं हुआ, जबकि जो गवर्नमेंट कंपनीज और उन लोग को जो लागत आ रही थी खरीदने की वो कम हुई थी। ऊपर से इथेनॉल 72 रुपए में बिक रहा था, फ्यूल कंपनी 72 रुपए में ले रही थी, जबकि पेट्रोल का जो इंटरनेशनल बेसिस प्राइसिस है वो रफली 50 से 60 रुपए के बीच में घूम रहा था। तो हम लोग ने महंगा इथेनॉल खरीद के हम लोग ने ब्लेंडिंग किया है सस्ते वाले पेट्रोल के साथ। तो दिस वाज समथिंग विच हैड टू बी लुक्ड इनटू। यानी ये पॉलिसी को एकदम हार्ड एंड फास्ट रखना भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के भाव कम होते हैं तो अपना ऐसे भी इंपोर्ट बिल कम होता है। इंपोर्ट बिल कम होता है तो क्यों हम लोग ज्यादा स्ट्रेस इथेनॉल पे दे। दूसरा, इथेनॉल में जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा है, कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत कम है। तो इसके अंदर में जो प्रॉफिट्स भी हुए हैं वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा हुआ है। कोऑपरेटिव सेक्टर जो कि फार्मर्स को बेनिफिट देते हैं, तो उनका बेनिफिट कम हुआ है इसके अंदर, जितना हम डेटा देख सकते हैं। कोई इसके अलावा अलग डेटा दे माइक्रो लेवल का कि फार्मर्स को इतना पर टन ज्यादा मिला है, इथेनॉल के प्रोडक्शन में से इतना इंसेंटिव मिला है, तो वी शुड बी ओपन टू एक्सेप्ट दैट डेटा प्रोवाइडेड समबडी गिव्स इट। बट इन एब्सेंस ऑफ डेटा दिस इज द ओपिनियन। बिल्कुल, लेकिन एक और बात जो सुमित जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फ्यूल एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ों को लेकर तो कंसर्न जो है उस पे आपने बताया है कि कितना एफिशिएंट है और सारा कुछ उसको लेकर तो बात हुई गई है। लेकिन अगर कल जो है जैसे ड्रॉप किया क्रॉप्स की बात करते हैं वो फेलियर होता है तो इथेनॉल जो सप्लाई है उसका बैकअप प्लान क्या है? एक्चुअली आपने बहुत ही सीरियस क्वेश्चन उठाया, और गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा नहीं है। देयर इज नो बैकअप प्लान। आज की तारीख में 1100 करोड़ लीटर इथेनॉल बन रहा है ओनली ऑन द बेसिस कि सब कुछ बराबर चल रहा है। अगर कल सुबह मेजर क्रॉप फेलियर हुआ, या एक मेजर अल नीनो इफेक्ट के कारण से बारिश बहुत सारे एरियाज में कम हुई, तो हम लोग क्या करेंगे? पंजाब में तो उन लोग बासमती और दूसरे चावल, या तो फिर जो एफसीआई को देने के लिए सरकारी गेहूं बनाते हैं और सरकारी चावल बनाते हैं, जो उन लोग खुद भी नहीं खाते, वो ही बनाते हैं, और उसके लिए भी उन लोग ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके उन लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली अनहेल्दी है। चावल पंजाब में पहली चीज तो बनना ही नहीं चाहिए, स्पेशली ईस्टर्न पंजाब जो अपना है। वेस्टर्न पंजाब में तो ब्रिटिश ने तब कैनाल नेटवर्क और वो सब डाला था, तो उनके पास पांचों नदियों का पानी भी है, वो सब इरिगेशन है, सब कुछ है। जो अपने यहाँ बनना चाहिए वो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने लगे तो और दूसरे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है जो, हाँ, और हेल्थ हैजार्ड भी है। जैसे पंजाब से दे आर नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स इनटू यूरोप, क्योंकि जब आप ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां साथ में आर्सेनिक आने लगता है, और आर्सेनिक के कारण खाना कैंसरस हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर का भी प्रिवेलेंस है। तो देर इज नो बैकअप। आज रफली 40,000 करोड़ रुपए का बैंक का डेट गया है, बैंक ने लोन दिए सिर्फ इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा, टोटल पकड़े तो दूसरे 60,000 करोड़ रुपए स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और वो सब में गए, तो टोटल 1 लाख करोड़ का बैंक का पैसा लगा हुआ है। प्राइवेट पैसा तो अलग से है, शेयर होल्डर्स का, जो लिस्टेड कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें शेयर होल्डर्स का, पब्लिक का पैसा अलग से लगा हुआ है। तो
ये पूरा जो इतना है रफली 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसके सामने हमें दिखाई नहीं देता है कि कल सुबह अगर एक मेजर क्रॉप फेलियर हुआ तो we'll be in a very bad situation according to me, because I don't see any backup plan. या तो फिर हम लोग को वो फैसिलिटीज चालू रखने के लिए हम लोग को मक्का और वो सब दूसरी जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पेट्रोल इंपोर्ट करो या मक्का इंपोर्ट करो, दैट विल बी अ टेक्निकल क्वेश्चन कि क्या सस्ता मिलता है और कहाँ से मिलता है, प्लस उसके ऊपर फ्रेट कितना है, प्लस कितना ब्याज लगेगा वो input जब तक यहाँ आएगा तब तक। तो बहुत सारे वो फैक्टर्स आ जाते हैं। तो उसके बीच में क्या होगा, दैट इज अ सिचुएशन किसी ने सोचा नहीं है। जब ये होगा इट विल बी अ ब्लैक स्वान इवेंट। एग्जैक्टली, और यही सवाल मैं आपसे सुमित जी करना भी चाह रही थी कि भारत जो है वो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना चाहता है, बट क्या पेट्रोल इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करते हुए फूड, वाटर और जो एग्रीकल्चर है उस पर नई डिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है? यही सवाल मैं आपसे। नहीं, इससे डिपेंडेंस रहने ही वाला है। हमारे पास या तो खुद के रिसोर्सेस हो फॉसिल फ्यूल के, या तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर वन। अगर हम फॉसिल फ्यूल से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास या तो बायोफ्यूल्स होते हैं या तो फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों ने काफी बड़ा काम किया है, और ये मोदी जी का एक स्पेसिफिक एक फैसिनेशन रहा है सोलर पावर के तरफ। पर वो ऐसे नहीं है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब से, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब से उनका फैसिनेशन जो सोलर पावर के तरफ था दैट वाज ह्यूज। और गुजरात ने जितना सोलर पावर में काम किया है मोदी जी के टर्म में एज द सीएम, वो काफी अमेजिंग है। जैसे नर्मदा की जो कनाल थी, नर्मदा से जो पानी सब जगह जा रहा था उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक सोलर पैनल का लेयर लगा दिया। उससे दो बेनिफिट्स हुए। एक तो पानी जो भाप बन के जाता था वो रुक गया, दूसरा नीचे हीट नहीं जाती थी, हीट वाज कैप्चर्ड एट द लेवल ऑफ जनरेटिंग पावर और नीचे से ठंडक रहती थी। तो उसके कारण जो पैनल थे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ी, तो फ्यूल भी यानी जो पावर जनरेट होता था वो भी ज्यादा होता था। और हम लोग ने उसके अंदर काम भी किया। तो उसके लिए आपने कहा है ना एक एनर्जी डिपेंडेंसी का भी एक इंडेक्स होता है कि हम कितना बायोफ्यूल्स पे और इंपोर्टेड फ्यूल्स पे, कितना हमारा डोमेस्टिक जनरेशन और यू नो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल की तरफ हमारा डिपेंडेंस है। लेकिन हमारा डिपेंडेंस तो कहीं रहेगा ही रहेगा। अगर हम सोलर के तरफ जाएंगे तो हमारा डिपेंडेंस रहेगा सिलिकॉन पे, सिलिकॉन चिप्स और सिलिकॉन सिलिकॉन पैनल्स बनाने पे। अब हमारे पास वो भी फैसिलिटी नहीं है, दैट इज मेनली इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ओके। अगर हम विंड पावर में जाएंगे तो हमारे पास डिपेंडेंस कम है, क्योंकि हमारे पास उसके सामने हमारे पास फाइबर फाइबर ग्लास अवेलेबल है जिससे हम विंड टर्बाइंस बना विंड मिल्स बना सकते हैं। तो वहां कम है, लेकिन नहीं तो अगर हम सोलर जाएंगे तो हमारे पास तो चाइना पे डिपेंडेंस रहना पड़ेगा। अगर हम वो खुद के यहाँ बनाए तो हम लोगों को वापस इलेक्ट्रिसिटी हेवीली जनरेट करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड इधर बाय कोल या तो फिर नेचुरल गैस, या तो नेचुरल गैस तो अगेन अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस बनने ही वाला है। तो ऐसे नहीं तो वैसे हमारा कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंस रहेगा ही। आई कांट हेलो। हियर यू। हाउ आई कैन हियर जी यू। जी जी, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे यही बात कही जा सकती है कि इथेनॉल पॉलिसी को ब्लाइंडली ना तो सेलिब्रेट करना, मतलब सेलिब्रेट करना भी गलत नहीं है, या फिर हम उसको हम अपोज करना भी ये कह सकते हैं कि वो गलत है। दोनों ही चीजें, सेलिब्रेट या फिर अपोज, दोनों ही चीजों को गलत मान सकते हैं जब तक पूरी तरह से हम इसको समझे ना कि भारत जो है वो ऑयल इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश कर रहा है। जो फार्मर्स हैं उनको एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो रूरल इंडिया को एक्सपेंड करना चाहता है, क्लीनर्स और जो ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट जो ऑप्शंस है वो डेवलप करने की कोशिश करता है। बहुत सारी चीजें हैं और किस तरह से हेल्प कर सकता है इन सारे फ्रंट पे, ये आज हमने इस पूरी चर्चा में समझा। सुमित जी, आपने काफी विस्तार से इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद।